तो हम बात करने वाले हैं फेज बिटवीन 1939 एंड 1947। जो हमने अभी तक के पोस्ट सीडीएम वाले फेज एंड सीडीएम की बात कर ली, तो हम अब बात करें 1939 से 1947 तक आज़ादी तक क्या घटित हुआ इसकी बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैंड बिफोर एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, हमको बात करनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टैंड था, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले और उसके समय। The Indian National Congress offered to cooperate if a constituent assembly is convened to determine the political structure of free India। बिल्कुल सही बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हाँ हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, तब कब, जब हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमको बनाने के लिए दिया जाए, है ना। अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी एस्टेब्लाइज एट द सेंटर। बिल्कुल सही बात है। और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ पे बनना चाहिए? सेंटर पे बनना चाहिए, तभी हम जाके क्या करेंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे। बट जो उस समय लिलिंथो था, ब्रिटिश वाइस रॉय था, इसने रिजेक्ट कर दिया भाई, है ना। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू द CWC, व्हाट इज CWC यार, है ना। CWC क्या है? इट इज द कांग्रेस वर्किंग कमिटी, ठीक है ना। तो CWC मीटिंग हुआ था कहाँ पे? वर्धा के अंदर 1939 में, उसके बारे में बात करनी है। गांधी एडवोकेटेड अनकंडीशनल सपोर्ट टू द एलीट पावर, जिसमें कौन है भाई? ब्रिटेन है मेनली। तो यहाँ पे हमको बात करनी है ब्रिटेन की। वेर सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू वाज अगेंस्ट इट। बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने बोला कि हम क्या करेंगे, एलीट पावर को फिर से सपोर्ट करेंगे, बट सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इसके अगेंस्ट थे, है ना। उन्होंने बोला कि भाई हमको क्या करना चाहिए, इसके सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। So first is correct, the CWC, that is called Congress Working Committee, passed a resolution that India cannot be a party to the war and INC was not in support of the war। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ना ये रेजोल्यूशन पास किया कि हम क्या नहीं करेंगे, हम वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ये जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इसको सपोर्ट भी नहीं करेगा। करेक्ट हमसे गांधी जी बोले, तो गांधी बोलने से क्या, तो रिटायर हो चुके थे ना भाई, अब कांग्रेस से तो 1934 में हट चुके थे वो। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द अचीवमेंट्स ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंस बिफोर रेजिग्नेशन। जब वो रेजिग्नेशन किए, बिकॉज उन्होंने बिना उनसे पूछे वर्ल्ड वॉर 2 में उनको पार्टिसिपेट कर दिया लिलिंथो ने, तो उन्होंने क्या कर दिया, डिज़ाइन कर दिया 28 मंथ रूल के बाद। ठीक है, तो उसके पहले क्या क्या अचीवमेंट्स थे, है ना, कांग्रेस के, ये हमसे पूछा गया है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर रिलीज, बिल्कुल सही बात है यार, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया था। एलिमेंट्री एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ था, बिल्कुल सही बात है। रिलीफ टू द एग्रीकल्चर लेबर फ्रॉम इनडेटनेस, ना भाई, ना जो कर्ज था, है ना, उनसे ये छूटा नहीं पाए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्ज में थे और ये बेनिफिट इतना ज़्यादा, है ना, इतने ज़्यादा इनके पास पावर नहीं था कि जो टीनेंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑक्यूपाई कर चुके थे टीनेंट्स को, सब टीनेंट्स को उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थे, तो उतना ज़्यादा उनको चेंज नहीं ला पाए यार ये। ठीक है, पासिंग ऑफ टीनेंसी लॉ टू बेनिफिट द फार्मर्स, बिल्कुल सही बात है। फार्मर को बेनिफिट करने के लिए टीनेंसी लॉ तो ले आए, बट जो उनके कर्ज से डूबे हुए थे उनको उठा नहीं पाए। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 4, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स वेर मेंशन इन द अगस्त ऑफर, है ना। अगस्त ऑफर में क्या क्या ऑफर दिया गया था, क्या क्या प्रपोजल दिया गया था, ये हमसे पूछा गया है। एक्सपांसन ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल आफ्टर द वॉर, है ना, लड़ाई झगड़ा करने के, लड़ाई के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपांड करेंगे, ऐसा बोला था क्या? नहीं भाई, आफ्टर दी वॉर नहीं, अभी हम क्या करेंगे, अभी अगर आप मान लेते हो तो राइट अवे, अभी हम क्या कर लेंगे, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम एक्सपांड कर देंगे। सो दिस इज इनकरेक्ट। एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनेगा अगस्त प्रपोजल के अंदर, बिल्कुल सही बात है यार। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर दी वॉर, बिल्कुल सही बात है, अगस्त ऑफर के अंदर ये बताया गया था। एंड डोमिनेंट स्टेटस के बारे में भी बात किया गया था अगस्त ऑफर के अंदर, ठीक है ना। अगस्त ऑफर में बोला गया था कि डोमिनेंट स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी, है ना। उन्होंने बोला कि देखो अगस्त ऑफर जो था वो किसने रखा था भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखा था, जिससे वो क्या कर पाए, इंडियन के जो कोऑपरेशन है वो वर्ल्ड वॉर 2 में ले पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्रिप्स प्रपोजल
डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन द पास्ट ऑन विच एस्पेक्ट, है ना। पहले जो क्रिप्स प्रपोजल जो था, है ना, क्रिप्स प्रपोजल कब आया था यार, 1942 में आया था, ठीक है। 1942 में जब क्रिप्स प्रपोजल आया था वो पहले से कैसे डिफर करता है ये हमसे पूछा गया है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी सोल्ली बाय द इंडियन, बिल्कुल सही बात है। पहले ना ऐसे नहीं बोला जाता था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगस्त ऑफर में ऐसा नहीं लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, बट सिर्फ और सिर्फ, है ना, ऐसा नहीं लिखा था कि उसको इंडियंस ही बनाएंगे, बट जो क्रिप्स प्रपोजल था उसने बोला कि नहीं भाई इसको इंडियंस ही बना सकते हैं। प्रोविजन फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर एनी प्रोविंस, क्या सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी प्रोविंस के लिए दिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, दिया जा सकता है, ऐसे इन्होंने बोला भाई क्रिप्स प्रपोजल के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द ऑब्जेक्शन मेड बाय द कांग्रेस दैट लीड टू द फेलियर ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल जो आया था 1942 में, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे भाई जिसकी वजह से ये भी फेल हो गया। डोमिनेंट स्टेटस, है ना, डोमिनेंट स्टेटस यहाँ पे नहीं मिला, है ना, वो मानते थे हमको ये सब बकवास मत सुनाओ यार, हमको डोमिनेंट स्टेटस दो, तो एक ऑब्जेक्शन था, इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। रिप्रेजेंटेशन बाय द नॉमिनी एंड नॉट बाय इलेक्शन, वहाँ पे नॉमिनी का इलेक्शन, वहाँ पे ना जो रिप्रेजेंटेशन था ना स्टेट, उसका नॉमिनेटेड मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा बात कर रहा था, लेकिन जो कांग्रेस से वो बोलते थे नहीं भाई इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंट करो, इसीलिए एक ऑब्जेक्शन था यहाँ पे। नो प्लान फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे बहुत सारे ज्ञान दे रहा था कि हाँ भाई हम जाकर यूनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, लेकिन आप अभी हमको पावर का ट्रांसफर करो, है ना, इमीडिएट ट्रांसफर करो, ये ऑब्जेक्शन था उनका, इसीलिए क्रिप्स प्रपोजल को फेल कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्रिएशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दी एसेशन प्रोसीजर ऑफ प्रोविंस टू द यूनियन, बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज मुस्लिम लीग ने क्रिटिसाइज किया ये जो आइडिया था ना कि सिंगल इंडियन यूनियन बनेगा, है ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। नॉट कांग्रेस, कांग्रेस तो खुश थी भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हो यार आप। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा A 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुआ था, जब आफ्टर डिसअप्रूवल ऑफ द क्रिप्स मिशन से जैसे ही वो डिसएग्री हुए क्या चालू कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कर दिया यार। द CWC दैट इज कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट वर्धा, जो कि कब हुआ था, 1939 में हुआ था ना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो वर्धा में हुआ था, है ना भाई, वो कब हुआ था, 1939 में। एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या स्टेटमेंट सही है भाई, देखो सॉरी 1942 में हुआ था यार, 1939 में नहीं हुआ था, 1942 में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी था ना, उसने आइडिया जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, उसका आइडिया को एक्सेप्ट किया, एक नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे इसके बारे में। AICC दैट इज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट ग्वालियर टैंक बॉम्बे रेटिफाइड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, इसको रेटिफाई किया यार, ये भी 1942 के अंदर हुआ था। डेट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कभी क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है यार। फियर ऑफ द ब्रिटिश फॉलोइंग अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अगेंस्ट असम, बंगाल एंड उड़ीसा अगेंस्ट पॉसिबल जापानीज इन्वेशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द मूवमेंट, क्या स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी था, बिकॉज जो असम था, बंगाल था, उड़ीसा में वहाँ प्राइस राइज हो रहा था, है ना, वहाँ से जो जापानीज है वो इन्वेट कर सकते हैं, ऐसा सुनने को दिखने को मिल रहा था। सो ये भी एक पॉलिसी था जिसकी वजह से हाँ भाई चलो चलो साथ में लड़ते हैं सब, ये बोल के क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942, डेट इंपॉर्टेंट है भाई, 8 अगस्त 1942 को हमारे पास लॉन्च किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी वॉज नेम्ड एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट, क्या गांधी लीडर थे भाई, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इन्होंने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो का जो स्लोगन था वो ग्वालियर टैंक 1942 में 8 अगस्त में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे इन्होंने दिया था। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा D 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 8 है विद रेस्पेक्ट टू सत्याग्रह, हमको बात किसी करनी है, सत्याग्रह की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आदमत स्टैंड ऑफ द ब्रिटिश ऑफ नॉट टेकिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेड टू द अबव, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं किए इसीलिए हमने सत्याग्रह किया, आदमत स्टैंड, क्या स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है।
आर्डमेट मतलब एक आर्डमेट पोजीशन था कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट करेंगे, उसकी वजह से एक प्रकार सत्याग्रह हुआ भाई। दिल्ली चलो मूवमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ सत्याग्रह, बिल्कुल सही बात है। नेहरू वॉज द लीडर ऑफ द मूवमेंट एंड वॉज द फर्स्ट टू ऑफर द इंडिविजुअल सत्याग्रह। ना भाई ना, यहाँ पे जो सत्याग्रह की बात की जा रही है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात की जा रही है, ठीक है, 1940s में जो स्टार्ट हुआ था, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के रेडी नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, है ना। नेहरू वॉज द लीडर ऑफ द सत्याग्रह एंड द फर्स्ट ऑफर, ना ना ना, यहाँ पे जो लीडर थे, है ना, विनोबा भावे थे। लीडर तो गांधी जी थे, बट फर्स्ट जो इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो फर्स्ट ऑफर जो किया गया वो विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट टू ऑफर द सत्याग्रह एंड नेहरू इज द सेकेंड। To give another opportunity to the government to accept Congress demand peacefully was one of the aim of launching individual सत्याग्रह। बिल्कुल सही बात है, पीसफुली ये हुआ था भाई, कोई भी वायलेंट यहाँ पे क्लैशेस नहीं हुए थे। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है विथ रेफरेंस टू द वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। हमको क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वेरियस एक्टिविटीज़ की बात करनी है। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ वेर अंडरटेकन बाय रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट ओनली, टेररिस्ट तो नहीं बोलता मैं, उनको एक्टिविस्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट वाले ही हमारे पास अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, बहुत सारे और भी लोग इन्वॉल्व थे यार, है ना। डिफरेंट सेक्शंस के लोग, जैसे कि सोशलिस्ट लोग थे, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग थे, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, है ना। सो नॉट ओनली दी रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बट ऑल्सो दी फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, ऑल्सो दी गांधीयन आश्रमिस्ट, है ना, ऑल्सो दी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व इन दी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया था ना यार, खुलेआम तो नहीं कर सकते, उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। उषा मेहता स्टडीड एन अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे, बिल्कुल सही बात है यार। मेरा जो इंडियन इंडिपेंडेंस वाला स्टोरी वाला है जो एनिमेशन में टाइप का है उसमें ये सब कवर्ड है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दी टर्म प्रालिपता जातीय सरकार, तम प्रालिपता जातीय सरकार इन बंगाल, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। त्रम प्रालिपता जातीय सरकार बना था कहाँ पे, मदीनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना, जो कि 1942 से 1944 तक चला था। पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, क्या हर सेक्शन से पार्टिसिपेशन देखने को मिला, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। चाहे वो कॉलेज जाने वाले हो, चाहे वो पायलट्स हो, चाहे विलेजर्स हो, चाहे कॉलेज गर्ल्स हो, हर सेक्शन से यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला। प्रेजेंस ऑफ कम्युनल क्राइसिस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ना भाई ना, यहाँ पे कोई भी कम्युनल क्राइसिस देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे तो मुस्लिम हेल्प किए थे भाई टू शेल्टर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। तो एक तरह से हमारे पास जब जब यहाँ पे यूनिटी देखने को मिली तब तक अंग्रेजों को दिक्कत हुआ है यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है 2, 3, 4 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर दी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। हमसे क्या पूछा गया है, आफ्टर इफेक्ट्स की बात करनी है क्विट इंडिया मूवमेंट की, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या क्या हुआ ये हमसे पूछा गया है, आफ्टर इफेक्ट्स की बात करनी है भाई। आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट द ब्रिटिश रियलाइज दैट नो लॉन्गर पॉसिबल टू रूल इंडिया विदाउट द विश ऑफ द इंडियन। उनको ये समझ आ गया अब भारत को राज नहीं कर सकते बिना उनकी मर्जी के। Severe government repression, press was muzzled, military took over many cities and rebellious village were fined heavily। क्या स्टेटमेंट सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज मार्शल लॉ लगा हुआ था, फिर भी जो रिप्रेशन था वो बहुत सीवियर था भाई। बहुत सारे मिलिट्री का टुक ओवर हो गया, बहुत 10,000 लोग लगभग मर गए थे यार इसमें, है ना। हवाई जहाज से गोली बरसाने लगे थे, फाइटर जेट से वो लोग। तो ये बिल्कुल सही बात है। मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजाइंड एक्सपोजिंग द गवर्नमेंट हाई हैंडेडनेस, बिल्कुल सही बात है। अब हम नहीं संभाल पाएंगे ऐसा सोच के, क्योंकि इतना वायलेंस हो गया था भाई, है ना। अब नहीं संभाल पाएंगे ये बोल के जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग थे ना वो रिजाइन कर दिए थे। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट तो तीनों है भाई, आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फंडामेंटल कॉज फॉर द फेमाइन ऑफ 1943। जो बंगाल में फेमाइन आया था उसका फंडामेंटल कॉज क्या था भाई, डाइवर्जन ऑफ द फूड स्टॉफ, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अब World War II हो रहा है तो खाने को उधर भेज दिए जा रहा था यार,
तो यहाँ पे कमी हो जा रही थी खाने की। स्टॉपेज ऑफ द इम्पोर्ट्स ऑफ द फूड मटेरियल ड्यू टू वॉर, बिल्कुल सही बात है, वॉर की वजह से हमारे पास जो फूड मटेरियल था उसका स्टॉप कर दिया गया, इम्पोर्ट को, जो चीज़ यहाँ पे नहीं उगती थी ना उस चीज़ का। मिसमैनेजमेंट एंड डिलिबरेट प्रोलिफ, है ना, प्रॉफिटरिंग देखने को मिला, बिकॉज तो अब अंग्रेज तो जाने लगे थे, तो है ना सोचा कि जब जितना लूट सकते हैं लूट लेते हैं इसको, तो ये सब था, मिसमैनेजमेंट देखने को मिला भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द वेवेल प्लान। देखो भाई वेवेल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1945 में आया था वेवेल प्लान, है ना, 1945 में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द वेवेल प्लान। वेवेल प्लान के अंदर क्या बताया गया था ये हमसे पूछा गया है। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड देन एस्टेब्लाइजिंग अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना, इसकी बात नहीं की गई थी, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट पहले बनाओ उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, इसकी बात की जा रही थी वेवेल प्लान के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, है ना, इंटरिम गवर्नमेंट फर्स्ट। इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम एंड कास्ट हिंदू इन दी, है ना, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम एंड कास्ट हिंदू इन प्रपोज इंटरिम गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। वेवेल प्लान ने ये बोला कि भाई देखो जो प्रपोर्शन होगा मुस्लिम्स का और कास्ट हिंदूज का दोनों इक्वल होगा यार, ठीक है ना। ऑल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बारिंग द गवर्नर जनरल वेयर टू बी इंडियन, ऐसा था क्या? ना भाई ऐसा नहीं था, बिकॉज हमारे पास बोला गया all the members of the central executive council barring the governor general plus the commander in chief, ठीक है ना, कमांडर इन चीफ और जो गवर्नर जनरल है उसको छोड़ के जितने भी मेंबर होंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो क्या होंगे, इंडियन होंगे। ऐसा किसने बोला? वेवेल प्लान ने बोला, तो ये भी गलत है भाई। वॉइस रॉय नॉट टू एक्सरसाइज इट्स वीटो ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, गलत बात है। वॉइस रॉय एक्सरसाइज कर सकता है भाई वीटो को, सो ये नॉट बोल रहा है तो गलत बोल रहा है यार। तो करेक्ट तो हमारे पास बी ही है, जो कि हमसे पूछा गया है, फॉर्म अ पार्ट मतलब करेक्ट हमसे पूछा था यार। क्वेश्चन नंबर 13 है विच द फॉलोइंग वेयर द मेन पर्पस ऑफ द कैबिनेट मिशन, हमसे क्या पूछा गया है, कैबिनेट मिशन का मेन पर्पस पूछा गया है। कैबिनेट मिशन कब आया था यार? कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। देखो वेवेल प्लान के बाद कैबिनेट मिशन आया, तो याद रखना भाई इसी क्रोनोलॉजी को। अगस्त ऑफर आया, अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स प्रपोजल आया, क्रिप्स प्रपोजल के बाद वेवेल प्लान आया, वेवेल प्लान के बाद कैबिनेट मिशन आया, ठीक। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेटरी, एग्जैक्ट डेट याद ना हो लेकिन क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए भाई। प्रिपरेटरी डिस्कशन विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू सिक्योर एग्रीमेंट ऑन फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। डिस्कशन हुआ रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके बीच में, कि हाँ कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हम फ्रेम करेंगे। अब क्योंकि मान चुके थे अंग्रेज कि भाई अब भारत देश को छोड़ना पड़ेगा, तब तो चलो ठीक है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बाद में कैसे चलाएंगे, उसके बारे में डिस्कशन होने लगा था। अब सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन ने बोल दिया कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। सेटिंग अप ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द सपोर्ट ऑफ मेन इंडियन पार्टीज, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी, सब कुछ सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है विद रेफरेंस टू दी माउंटबेटन प्लान। अब देखो भाई वेवेल प्लान के बाद क्या आया? कैबिनेट मिशन प्लान आया। अब क्या आया उसके बाद? लास्ट में 1947 में माउंटबेटन, है ना, माउंटबेटन प्लान लास्ट, जो कि हमारे पास गवर्नर जनरल थे। 1947 में हमारे पास माउंटबेटन प्लान आई, ये दिमाग में रखना। क्रोनोलॉजी से पहले मैं रिवाइज कराता हूँ भाई। सबसे पहले अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर के बाद हमारे पास क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रपोजल के बाद वेवेल प्लान, वेवेल प्लान के बाद कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद लास्ट में मॉन्टेगू प्लान, और सॉरी माउंटबेटन प्लान, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज 3 जून प्लान, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया था कि अब हम आज़ादी देंगे भारत को, है ना, तो वो 3 जून प्लान भी बोलते हैं माउंटबेटन प्लान के अंदर, बिल्कुल सही बात है यार। रेफरेंडम फॉर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बिल्कुल सही बात है। अब उसको बोला गया कि भाई जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, कि तू, तेरे ऊपर है भाई, तू पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं चाहता, कि ये तेरे ऊपर है, हम लोग रेफरेंडम वहाँ पे कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो वो भी कराया गया यार माउंटबेटन प्लान के अंदर, है ना। प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, बिल्कुल सही बात है। जो पार्टीशन था ब्रिटिश इंडिया का, उसको एक्सेप्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पहले तो नहीं मान रहे थे कि नहीं भाई हम अलग अलग नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मान लिया। प्रिंसली स्टेट्स वेर गिवन द राइट टू ज्वाइन आइदर इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है। इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन करे, और किसके अंदर में है? प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा माउंटबेटन प्लान बोलता है, जो कि कब आया? 1947 में आया। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट तो सारे हैं, आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4।
क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर वॉज अ चेंज इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन। पहले तो आज़ादी देने के रेडी ही नहीं थी, बट अब क्या हुआ भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत खराब, अब तो हालात में नहीं थे, बिकॉज अब लड़ने मारने पे तुले थे लोग, तो अब तो चला नहीं पाएंगे ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण था भाई, ब्रिटिश इंडिया का जो एटीट्यूड था इंडिया के लेके वो क्यों बदल गया, ये हमसे पूछा गया। पॉसिबल रीजंस की बात करनी है। पहले बात तो जो जियो पॉलिटिक्स, जो ब्रिटेन के अंदर जो वर्ल्ड वॉर है ना, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जियो पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिला था, वो एक कारण था भाई, चेंज इन जियो पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक तरह से अमेरिका जो था थोड़ा सा कमजोर अमेरिका बोलता हूँ, अमेरिका ताकतवर बन चुका था, ब्रिटेन कमजोर हो चुका था, ठीक है ना, सुपर पावर बन चुका था अमेरिका और यूएसएसआर। तो भारत अब ब्रिटेन को सुन नहीं रहा था यार, ज़्यादा नाटक करते तो उसको भी उड़ा देते वहाँ से। ब्रिटिश गवर्नमेंट फियर्ड अनदर रिवोल्ट लाइक दी 1942, बिल्कुल सही बात है, जो 1942 का जो मास तरह से मतलब बहुत खतरनाक तरह से रिवोल्ट हुआ था, उस प्रकार की चीज़ों से वो डर रहे थे, इसीलिए बोले कि भाई चलो चलो इनको दे दो आज़ादी यार, निकलते हैं यहाँ से। न्यू वेव ऑफ थिंकिंग अपडेट इन द साउथ ईस्ट एशिया दैट स्प्रेड ऑल ओवर, बिल्कुल सही बात है, जो साउथ ईस्ट एशिया में खासकर तो वियतनाम के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर है ना, जो थॉट आ रहे थे, एंटी इंपीरियलिस्ट थॉट आ रहे थे, उसके वजह से भी यहाँ पे इनको छोड़ना पड़ गया। इनके वजह से भी जो इनका एटीट्यूड था जो ब्रिटिश का इंडिया के लिए वो बदल गया यार। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ब्रिटेन, बिल्कुल सही बात है, वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो खराब होते जा रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से, है ना, और इनको भारत को चलाना भी दिक्कत हो रहा, तो इसके वजह से हमारे पास इनका एटीट्यूड चेंज हुआ यार। इनएविटेबिलिटी ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, है ना, अब इलेक्शन कराना जरूरी ही था क्योंकि प्रॉमिस किया था, तो उसके वजह से भी इनका एटीट्यूड चेंज हुआ यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु सेड द नेशनल फीलिंग रन राइट थ्रू ऑल द इंडियन क्लासेस एंड दैट इज वाई यू कैन नॉट कैरी ऑन अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही बात है भाई, भारत की जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो लोगों के दिल में चलती है, आप उससे इसीलिए आप मजबूरी में है ना, किसी को ज़बरदस्ती नहीं राज चला सकते। ऐसा किसने कहा था, ऐसा क्लेमेंट एटली ने कहा था, बिकॉज पहले जो थे है ना चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल, उसके बाद क्लेमेंट एटली आया। तो विंस्टन चर्चिल जो था वो आज़ादी देने के रेडी नहीं था, बट जब क्लेमेंट एटली उस समय अंग्रेज की सरकार बदली वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर, तो क्लेमेंट एटली ने बोला कि आप मजबूरी में इस देश को नहीं चला सकते, भारत जैसे देश को, ठीक है। सो सही बात है यार, तो क्लेमेंट एटली ने ये कहा था। ओके 1947 में जब वो जीते थे और लंदन में जब हाउस ऑफ कॉमन में ये जब आए थे तब। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद रेफरेंस टू सुभाष चंद्र बोस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुभाष चंद्र बोस की बात करनी है, बिकॉज इनकी बात हो ना हो ऐसा हो नहीं सकता लेटर फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में यार। सुभाष चंद्र बोस वॉज द फर्स्ट टू एड्रेस द गांधी एज द फादर ऑफ नेशन वाइल एड्रेसिंग ऑन बिहाफ ऑफ द INA, बिल्कुल सही बात है, पहली बार फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को किसने बोला, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। द जापानीज गवर्नमेंट हैंडेड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू हिम, बिल्कुल सही बात है, पहले जापान के अंदर था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, पहले उनको शहीद एंड स्वराज है ना, अंडमान एंड निकोबार जापानीज के कवर में था, उसको जब किसको दे दिया गया है ना, सुभाष चंद्र बोस को दिया गया, तो उन्होंने नामकरण चेंज किया, अंडमान को शहीद कहा और स्वराज कहा निकोबार को। ही वॉज द यंगेस्ट वाइसरॉय और वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, नो भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ना वो यंगेस्ट वाइस चांसलर थे, नॉट सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, he was the youngest chancellor. The National Planning Committee was set up under the Jawaharlal Nehru during his presidency of INC 1913, बिल्कुल सही बात है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस क्या थे, प्रेसिडेंट थे, हरिपुरा सेशन में, है ना, हरिपुरा सेशन जो था ना, हरिपुरा सेशन वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेसिडेंट थे, उस समय हमारे पास नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया था जवाहरलाल नेहरू के अंडर। सही बात है भाई, 2 हमसे पूछा है, 1 2 4 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा 17 का C। ओके तो ये हमने क्वेश्चन कवर किए फ्रॉम 1939 टू 1947। उसके बाद बात करते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स की। मिसलेनियस टॉपिक से पहले बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट जो कि हुआ था यार, है ना, थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री जब से चालू होती है, कब से चालू होती है भाई, औरंगजेब के डेथ से चालू होती है या फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन से चालू होती है, तो वहाँ से लेके आज़ादी तक कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कौन कौन से जुडिशियल डेवलपमेंट हुए थे, इसके बारे में हमको बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करनी है। द कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड विद चाइना एंड टी एंडेड, बिल्कुल सही बात है यार, है ना, जो कंपनी का जो मोनोपोली था चाइना के साथ और ट्रेड के साथ था वो ख़त्म किया गया किसके अंदर, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर।
बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड अदर टेरिटरीज वेर रिलैक्स्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। ना भाई ना, इसमें बोला गया कि जो मद्रास है ना, मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे होगा है ना, वो किसके अंदर होगा? कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल होगा। ओके, द लॉ मेंबर was added to the governor general council for the professional advice on law making। बिल्कुल सही बात है, लॉ मेंबर को ऐड किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। हमको बात किसी करनी है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात करनी है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 18। क्या ये सही है भाई? ना, 10 to 18 नहीं, इनको 18 to पहले 18 था, 18 से 24 कर दिया गया, ऐसा नो। जो स्ट्रेंथ है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, उसको क्या किया गया? रिड्यूस किया गया। पहले 24 था, उससे 24 से 18 कर दिया गया, इट इज़ रिड्यूस्ड। दिस इज इनकरेक्ट। द लॉ मेंबर बिकेम द फुल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो लॉ मेंबर का इंट्रोडक्शन कहाँ पे हुआ था? 33 के जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में या फिर चार्टर एक्ट में, उसका जो मेंबर था ना, उसको क्या बना दिया गया? फुल मेंबर बना दिया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल्स वे रेस्ट्रिक्टेड इन द इंडियन लेजिस्लेचर। भाई लोकल रिप्रेजेंटेशन जो था ना, उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन इंडियन लेजिस्लेचर, ठीक है ना। बट ये भी बोला गया कि हाँ भाई कुछ भी बिल हो उसको हमारे पास गवर्नर जनरल वीटो कर सकता है। सो इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा बी, सॉरी टू ओनली सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकल बॉडीज इन ब्रिटिश इंडिया। हमको लोकल बॉडीज़ की बात करनी है ब्रिटिश इंडिया के अंदर। लोकल बॉडीज़ वेर द फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1864 एंड 1868। पहली बार लोकल बॉडीज़ 1868 से 1864 के बीच में बने थे क्या? बिल्कुल सही बात है ना। बट इसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो क्या थे? नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। दिस इज करेक्ट। दिस लोकल बॉडीज वेर हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड हैड नॉमिनेटेड मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड करते थे, मैंने बोला यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। जस्ट इंस्ट्रूमेंटल टैक्स कलेक्शन के लिए बॉडीज थे यार लोकल बॉडीज, और कुछ नहीं थे ये। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिविल सर्विस इन ब्रिटिश इंडिया। हमको बात करनी है सिविल सर्विसेज की इन ब्रिटिश इंडिया। कॉर्नवालिस वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग इनटू एक्सिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विस। पहली बार जो सिविल सर्विस का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने लाया भाई? कॉर्नवालिस ने लाया। और याद रखना कॉर्नवालिस का टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1786 से लेके 93 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे यार, ठीक है। और जो वेलेस्ली था इसके बाद, वेलेस्ली की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज वेलेस्ली का भी जो टेन्योर है वो इम्पॉर्टेंट है। इसका जो टेन्योर था वो 1798 से 1805 तक था, है ना। फोर्ट विलियम्स कॉलेज वॉज सेटअप बाई लॉर्ड विलियम बेंटिक फॉर द ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स। ना भाई ना, जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसको वेलेस्ली ने सेटअप किया था, जो न्यू रिक्रूट्स हो रहे हैं उसको देखते हुए। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के अंदर, ठीक। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ली कमीशन ऑफ 1924। जो ली कमीशन था 1924 का, उसके बारे में बताना है। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन विच वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। क्या स्टेटमेंट सही बात है भाई? बिल्कुल सही बात है। ली कमीशन जो बना था, है ना, उसने भी रिकमेंड किया कि हमारे पास क्या बनना चाहिए भाई? ICS बनना चाहिए, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए, ठीक है। एंड इसकी बात किसने की थी? इसकी बात किसने की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी बात की थी इसकी, है ना। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होंगे ना, वो रिक्रूट कौन करेगा? सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट करेंगे, है ना। जैसे कि जो, क्योंकि बिकॉज जो ट्रांसफर्ड फील्ड है जिसमें एजुकेशन एंड सिविल मेडिकल सर्विस आ रहा है, उसमें हमारे पास जो मेंबर्स होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग उसमें डाले जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा था। द रिक्रूट्स फॉर द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट शुड बी डन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट
क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला ना अभी भी, जो रिक्रूट्स हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट जिसमें हमारे पास कौन कौन आ रहा है भाई? ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर एजुकेशन आ रहा है ना, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस आ रहा है और सिविल मेडिकल सर्विस आ रहा है। इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे, जो रिक्रूट्स होंगे, है ना, उसको प्रोविंशियल सर्विस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 33 एंड 53। सबसे इंपॉर्टेंट 1813 का, बिकॉज द एक्ट प्रोवाइडेड द कंपनी रिटेन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। बिल्कुल सही बात है ना। जो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, इसने बोला कि भाई जो कंपनी होगी वो रिटेन करेगी ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, बट लास्ट में इसको एबोलिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, जो मोनोपोली था इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड विद टी, कब? चार्टर ऑफ 1833 से। The constitutional position of the British territory in India was explicitly defined by for the first time। बिल्कुल सही बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ब्रिटिश टेरिटरी का, उसको पहली बार बताया गया, पहली बार डिफाइन किया गया यहाँ पे। और क्या किया गया भाई? जो पावर था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, उसको बढ़ाया गया यहाँ पे। कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स एंड टेरिटोरियल रिवेन्यू वेर टू बी केप्ट अंडर द सेम अकाउंट ना भाई। जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर टेरिटोरियल रिवेन्यूज़ हैं, उसको एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जिसमें उसको रखेंगे। इसकी बात की जा रही थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, नॉट इन द सेम अकाउंट, है ना, एक हमारे पास सेपरेट अकाउंट बनेगा। ऐसा किसने बोला? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने बोला। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी, 1 और 2 ओनली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जुडिशियल सिस्टम अंडर द ब्रिटिश। हमको बात करनी है जुडिशियल सिस्टम की अंग्रेजों के अंदर। गवर्नमेंट सर्वेंट वेयर मेड आंसरेबल टू द सिविल कोर्ट्स। बिल्कुल सही बात है यार, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको आंसर देना पड़ा क्योंकि रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो चुका था। सो गवर्नमेंट सर्वेंट्स वेयर आंसर टू द सिविल कोर्ट्स, बिकॉज यूरोपियन भी थे यहाँ पे, लॉ के अंदर आ चुके थे। जुडिशियल सिस्टम बिकेम मोर क्लैरिफाइड एंड स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन वेयर रिड्यूस टू मिनिमम। गलत बात है, बिकॉज इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ये था, है ना, जुडिशियल सिस्टम का, कि भाई जो क्लियरली डिफाइंड नहीं था, बिकॉज इट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिच, सो इट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड स्कोप इसका बहुत कम था। फॉल्स एविडेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस थे यहाँ पे। द बर्डन ऑन द कोर्ट एंड लिटिगेशन वे रिड्यूस आफ्टर जुडिशियल रिफॉर्म। भाई जो लिटिगेशंस थे वो तेज़ी से बढ़ने लगे, बर्डन तेज़ी से बढ़ने लगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जुडिशियल रिफॉर्म्स देखने को नहीं मिला। या फिर जब जुडिशियल रिफॉर्म्स हुआ ना, तो ज़्यादा लोगों को कोर्ट मूव करने की पावर मिल गई, है ना, तो इंडियंस जो थे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे इसके जुडिशियल कोर्ट में जाने की चीज़ों को, तो इसीलिए हमारे पास लिटिगेशन का नंबर बढ़ा था, नॉट कम हुआ था। सो दिस इज़ इनकरेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमको बात किसी करनी है, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करनी है। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट। जो एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया था उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ था भाई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था। बिल्कुल सही बात है। ये जो एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 भी बोलते हैं यार, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आया था, जिसमें हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड अल्टीमेट पावर लाइज विथ हिम। बिल्कुल सही बात है कि ये मेंबर होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का, बट इट इज आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है ना। इसको असिस्ट करेंगे काउंसिल। इसको क्या, कौन असिस्ट करेगा भाई? इसको असिस्ट करेगा काउंसिल। अल्टीमेट पावर तो किसके पास रहेगा? अल्टीमेट पावर तो जो पार्लियामेंट है उसके पास रहेगा। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861। हमको बात किसकी करनी है? इंडियन सिविल सर्विस एक्ट की बात करनी, जो कि 1861 में आया था। The Act of 1861 provided that the examination of covenant civil service were held in England। बिल्कुल सही बात है, पहले ये भारत में भी होता था, लेकिन भारत के लोग जो पढ़े लिखे हो गए थे, तो भारत के लोग भी लड़के सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, इसलिए इसको किसी पर सिर्फ कहाँ पे बना, कहाँ पे होगा? बोले भाई इंग्लैंड के अंदर होगा, लंदन में ही होगा। और यहाँ पे जो लैंग्वेजेस थे वो ग्रीक और लैटिन ही होंगे, है ना। सत्येंद्र नाथ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है यार, पहली बार सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, 1863 में इन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था, है ना, फर्स्ट इंडियन।
बिकॉज धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो एज था उसको कम करते गए, जिससे इंडियन लोग जो थे वो क्या नहीं बन पाए, सिविल सर्विसेज में ना जा पाए, बट फिर भी बन गए यार। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा दोनों, बोथ 1 and 2। ना क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस दी सेक्रेटरी सिविल सर्विस इन इंडिया। तो सबको पता है भाई सेक्रेटरी सिविल सर्विस को किसने इंट्रोड्यूस किया है। देखो सिविल सर्विस का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो फाउंडर थे एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि पहली बार जो एग्जिस्टेंस में लाया था सिविल सर्विस को, उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, बट सेक्रेटरी सिविल सर्विस को लाने वाला जो आदमी था वो था लॉर्ड लिटन, है ना, फर्स्ट टू ब्रिंग अगर सेक्रेटरी आ जाएगा तो आपको क्या करना है, लिटन के साथ जोड़ना है। ओके, तो ये हमने देखा भाई एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या फिर डेवलपमेंट्स की बात की, है ना। एक मिसलिनियस टॉपिक बच जाता है। मिसलिनियस टॉपिक में हमारे पास लगभग कितने क्वेश्चन हैं यार, मिसलिनियस टॉपिक में हमारे पास लगभग यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, जिसको हम बाद में देख लेंगे, एक दूसरा टॉपिक होगा उसमें।